जी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हुक्म जो है वो हमारे पास 3 तरह से आ सकता है, डिमांड की फ़ॉर्म में, चॉइस की फ़ॉर्म में या डिक्लेरेशन की फ़ॉर्म में। डिमांड की फ़ॉर्म में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे इसको डिक्लेरेशन की फ़ॉर्म में, कैसे हमारे पास हुक्म आता है। डिक्लेरेशन बेसिकली क्या है? डिक्लेरेशन इज़ बेसिकली जो हमारे पास हुक्म आया है ना, उसकी बेसिकली फ़र्दर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हमारे पास लेट्स सपोज़ हुक्म क्या आया था कि आपने नमाज 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। लेट्स सपोज़ ये हमारे पास हुक्म था, और ये हुक्म में कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा। आई होप आपको इस वक्त ये समझ आ जाएगा कि ये हुक्म में एक्शन में लाई करता है, और एक्शन में ये फिर जाकर ऑब्लिगेटरी एक्शन में लाई करता है, क्योंकि अगर हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें उसकी सज़ा भी मिलेगी। लेकिन अगर लेट्स सपोज़ आता है कि यतीमों की मदद करो, ये ऑफ कोर्स ये भी डिमांड की फॉर्म में है, डिमांड में ये एक्शन में भी है, और फिर एक्शन में ये फिर अब ये ऑब्लिगेटरी नहीं है हमारे ऊपर, ये रिकमेंडेड है। अगर हम यतीमों की मदद नहीं करेंगे तो हमें उस पर सज़ा नहीं होगी। ठीक है, करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सवाब है, नहीं करेंगे तो हमें उस पर गुनाह नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। डिक्लेरेटरी एक्शन बेसिकली ये होता है कि जो हमारे पास कोई भी हुक्म हमारे पास आ चुका है, ये बेसिकली उसी हुक्म की आगे एक्सप्लेनेशन है। जैसे लेट सपोज़ ये है कि नमाज़ पढ़नी है हमने, तो इसमें हमें ये बताएगा कि नमाज़ हमने कैसे पढ़नी है, किस जगह पे पढ़नी है, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए नमाज की, हमारा कैसा वज़ू होना चाहिए, क्या चीज़ हम करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी नमाज़ टूट जाएगी, क्या चीज़ें होंगी जिसके ऊपर हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा और फिर हम नमाज़ पढ़ेंगे तब हमारी नमाज़ होगी, ऐसे हमारी नमाज़ नहीं होगी। हम किस जगह पर पढ़ेंगे, कौन सी जगह हमारे लिए सूटेबल नमाज़ पढ़ने के लिए, कौन सी जगह पाक है, कौन सी जगह नापाक है, कौन सा वक्त है जिस वक्त हम ये नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें उसका इतना सवाब होगा, और अगर कज़ा नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें उस पर इतना सवाब होगा और इतना गुनाह होगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने का ये तरीका है तो वितर की नमाज़ पढ़ने का ये तरीका है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो हमें मिलती है ये हमें डिक्लेरेटरी रूल्स में हमें मिलेगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, अगर आप अब इसके पहले पैराग्राफ की तरफ चले ना, तो हमें ये पता चलता है कि जो भी लॉ है ना, लॉ वो बेसिकली 2 तरह का होता है। ठीक है, एक होता है प्रोसीजरल लॉ, और फिर एक होता है सब्टेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ हमें बताता है व्हाट द लॉ इज़, व्हाट इज़ द लॉ, ये हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है। और सब्टेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ में बताता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉ। ठीक है, तो अगर आप अपने दिमाग पे ज़रा गौर डालें और आप ज़रा सोचें कि हुक्म अगर डिमांड की फॉर्म में हमसे जिस वक्त एक्सप्रेस किया जा रहा था, तो वो कौन सा पोर्शन ऑफ लॉ था, वो प्रोसीजरल लॉ था या सब्टेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ था? ऑफ कोर्स आपको यही आंसर मिलेगा कि वो प्रोसीजरल लॉ था, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ में बताता है कि व्हाट इज़ द लॉ, और हुक्म में हमसे कोई चीज़ डिमांड की जा रही है, हमें उसका तरीका नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया कि नमाज़ पढ़नी है, ये कानून है आपके ऊपर। हमें ये नहीं बताया गया कि हमने नमाज़ पढ़नी किस तरह है। जबकि दूसरा है सब्टेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ, ये बताता है कि हमने किसी कानून को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है वो बेसिकली क्या है, वो हमें डिक्लेरेटरी रूल्स बता रहे हैं। तो डिक्लेरेटरी रूल्स क्या हुआ, ये सब्टेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, इसमें अब जो बाकी बातें वो नीचे भी हैं। अच्छा, अगर इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू बाय दीज नोट्स, ये मैंने खुद जो बेसिक जो बुक है हमारी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की, जो है बेसिकली आउटलाइंस ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बाय सर इमरान हसन नियाज़ी। ठीक है, तो मैंने उस बुक से इसका निचोड़ करके मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें दे दूँगा, आप मुझसे उधर कांटेक्ट कर लें। थैंक यू। अच्छा जी, डिक्लेरेटरी रूल्स जो है ना, जो हमें बताते हैं कि हमने हुक्म को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो ये आगे मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मतलब इसमें मुख्तलिफ़ टाइप की ये डिक्लेरेटरी रूल्स हैं। सबसे पहले ही इसकी क्लासिफिकेशन है इनटू सबब, शर्त एंड माने। सबब, शर्त एंड माने, ये क्या चीज़ है बेसिकली? ठीक है, अच्छा,
थोड़ा सा ये जो है ना ये ज़रा एडवांस लेवल की बात है, तो थोड़ा सा आपने दिमाग खोल के सुननी है। हमारे पास हुक्म क्या था कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है तो उसके ऊपर हुक्म हमारे पास है कि हमने ज़कात देनी है। ये हमारे पास हुक्म है। इसकी डिक्लेरेटरी रूल्स में जाएंगे ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी ज़कात किस बंदे के ऊपर लगती है। तो हमें पता चलता है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है उसके ऊपर ज़कात लगेगी। 7.5 तोला सोना जो है ना, वो इसका क्या हो गया, वो सबब हो गया। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है तो आपके ऊपर ज़कात लगेगी। अब कोई शर्त भी तो होती है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि 7.5 तोला सोना आपके ऊपर 1 साल तक आपके बैंक अकाउंट में या आपके घर में रहना चाहिए। ये उसकी शर्त होगी। और फिर क्या कोई रिस्ट्रिक्शन भी है जिसकी वजह से अगर आपके पास लेट्स सपोज 1 साल तक आपके पास 7.5 तोला सोना था, फिर भी क्या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप इस ज़कात देने से बच सकते हैं? तो ऑफ कोर्स वो मानी में लाया करेगा। और मानी ये कहता है कि अगर आप मकरूज़ हैं, अगर आपने कर्ज़ा लिया हुआ है, तो फिर आप ज़कात के अहल नहीं हैं। समझ में आया? हुक्म था हमारे पास कि हमने ज़कात अदा करनी है। डिक्लेरेटरी रूल में जिस वक्त हम उस हुक्म को लेकर आएंगे ना, तो उसमें हम उसको क्लासिफाई कर देंगे किन चीज़ों में, सबब में, शर्त में और मानी में। सबब में बताएगा कि हमने ज़कात देनी क्यों है, शर्त में बताएगी कि किस वजह से हमने ज़कात देनी है, और मानी में बताएगा कि कौन सी ऐसी वजह जिसकी वजह से हमने ज़कात से ख़ुद को रोक लेना है। ये डिक्लेरेटरी रूल है। इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन ये है इनटू वैलिडिटी, देयर इट इज़ वैलिडिटी, नलिटी एंड विटिएशन। कोई चीज़ वैलिड कब होती है, कोई चीज़ नल एंड वाइड कब होती है, कोई चीज़ विटिएट कब करती है। इसकी एग्जाम्पल है हम देखें ना, मैंने आपको बताया था कि कुरान और सुन्ना ये 2 सोर्सेज हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के। तो जो निकाह है वो बेसिकली क्या है? निकाह बेसिकली एक सुन्नत तरीका है। तो हम अभी निकाह की एग्जाम्पल लेते हैं। निकाह बेसिकली हम अब वैलिड निकाह कब होता है? कोई भी निकाह वैलिड तब होता है जब उसमें गवाह हों, जब जो लोग हैं जो निकाह कर रहे हैं वो बालिग हों, आकिल हों, और गवाहों की मौजूदगी में हो, और तमाम तरीके, तमाम चीज़ें उसमें पूरी की जाएँ। जो निकाह के अरकान हैं उनको हम पूरा करेंगे, तो तब वो जो निकाह है उसको हम वैलिड कंसीडर करेंगे। ठीक है। डिक्लेरेटरी रूल्स में हमने जो हुक्म था कि निकाह करो, उस निकाह को हमने सबसे पहले वैलिड में इस तरह कहा कि निकाह के सारे अरकान पूरे हों, गवाह पूरे हों, और तमाम चीज़ें जिस वक्त पूरी होंगी तो तब हम उस निकाह को वैलिड निकाह कंसीडर करेंगे। कोई भी निकाह नल कब होता है? जब उसमें गवाह मिसिंग हो, जब ये है कि आप ये समझ लें कि उसमें किसी की रज़ामंदी शामिल ना हो, या फिर ये है कि गवाह ना हो, या फिर ये है कि निकाह के कुछ मेन अरकान हैं वो मिसिंग हो, तो तब वो निकाह क्या है, वो एक नल निकाह कंसीडर किया जाएगा। और वो विटिएशन में कब लाया करेगा? विटिएशन बेसिकली ऐसी चीज़ होती है कि जो ना नल होती है, नल एंड वाइड का मतलब है बिल्कुल ख़त्म, मतलब उसमें से आपकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो चीज़ है ही ख़राब। और वैलिड वो चीज़ होती है जो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही और बिल्कुल ख़राब के बीच में तीसरी चीज़ जो है ना, वो है विटिएट, मतलब फ्लोटिंग। आप समझ लें, ये तैर रही होती है सही के बीच में भी और गलत के बीच में भी। इसमें बेसिकली फ़राइज़ जो मेन चीज़ें होती हैं किसी भी काम के, लेट्स सपोज निकाह के, वो तो पूरे होंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्राज होते हैं वो मिसिंग होते हैं। और जब तक आप उन एक्स्ट्राज को अदा नहीं कर देते, उस वक्त तक आपका निकाह वैलिड नहीं कंसीडर किया जाएगा। लेट्स सपोज जो निकाह में जो महर की अदायगी होती है, अगर वो अदा नहीं किया गया, आपका निकाह तो हो गया, लेकिन उसको हम वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम विटिएट कंसीडर करेंगे। आई होप आपको डिक्लेरेटरी रूल की ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है आपको वो भी समझ आ गई होगी। और तीसरी क्लासिफिकेशन है जनरल रूल एंड स्पेसिफिक रूल्स में। क्लासिफिकेशन इनटू जनरल रूल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स। आई होप यहाँ पे हो जाए। जनरल एंड स्पेसिफिक रूल्स में क्लासिफाई करते हैं। जनरल एंड स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं? जनरल रूल हमारे पास क्या है कि हमने फजर की जो 2 फ़र्ज़ हैं, नहीं हम इसको फजर में नहीं लेके जाएंगे, हम इसको ज़ोर में लेके जाते हैं। जनरल रूल है हमारे पास कि हमारे ऊपर ज़ोर के 4 फ़र्ज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं।
ये हमारे पास जनरल रूल है। स्पेसिफिक ये कब होगा, जब लेट सपोज जंग हो रही है, उस वक्त आपने 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़ने। अगर आपको पता है कि आपके ऊपर जान का ख़तरा है तो आप 4 फ़र्ज़ के बजाय सिर्फ 2 फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो इसने एक्सेप्शन ले आया ना डिक्लेरेटरी रूल्स। बेसिकली डिक्लेरेटरी रूल क्या कर रहा है भाईजान? डिक्लेरेटरी रूल जो आपका है डिमांड की फॉर्म में जो आपसे एक्शन मांगा गया है, एक्शन या ओमिशन मांगा गया है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने आपको यही तो कहा था ना। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से करता है डिक्लेरेटरी रूल? ये 3 तरह से एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले उसको सही फसद या बुतलान में डिवाइड करके, ये सही फसद बुतलान से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब है वैलिड, इनवैलिड या विटिएटेड। या फिर इसको सबब, शर्त और मानी में डिवाइड करके, या फिर इसको जनरल और स्पेसिफिक में डिवाइड करके। आई होप अब आपको डिक्लेरेटरी रूल्स क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रख लें, जो मैंने आपको कहा था ना कि जो हुक्म हमसे डिमांड की फॉर्म में कहा जाता है, वो जो डिमांड की फॉर्म में जो हमसे हुक्म कहा जाता है ना, उसका दूसरा नाम होता है ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग और डिमांडिंग रूल्स। हुक्म हमसे 3 तरह से था ना, डिमांड की फॉर्म में, डिक्लेरेटरी रूल की फॉर्म में, या चॉइस की फॉर्म में। तो जो डिमांड की फॉर्म में हमारे पास जो हुक्म हमसे मांगा गया था, उसका पर्टिकुलर नाम है ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग रूल्स। आई होप आपको ये याद हो जाएगा। और डिक्लेरेटरी रूल्स का नाम तो ऑफ कोर्स डिक्लेरेटरी रूल्स ही है। अब मैं आपको इन दोनों में कंपैरिजन आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग रूल है। ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग रूल कौन सा था? ये वही है जो हमसे हुक्म है डिमांड की फॉर्म में जो हमसे कहा गया है, ठीक है, उसी का नाम है ऑब्लिगेशन क्रिएटिंग रूल्स। हमसे हुक्म कहा गया है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, ये हमसे हुक्म हो गया। और डिक्लेरेटरी रूल में आ जाएगा कि आपने नमाज़ किस तरह से पढ़नी है, कौन सी तरीके हैं जिससे अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज इनवैलिड कंसीडर की जाएगी। अगर आपने नापाक जगह पे नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी नमाज किस कैटेगरी में लाई करेगी, आपको उसका क्या सवाब मिलेगा, क्या जज़ा मिलेगा, वो सब कुछ डिक्लेरेटरी रूल्स है। आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहीं पे मैं तीसरी कैटेगरी भी बयान करता हूँ कि जो हुक्म है जिसको उसने चॉइस की फॉर्म में हमसे कहा था। चॉइस की फॉर्म में हुक्म कैसे है? अगर तुम में से कोई झूठी कसम खाए तो तुम लोगों पे लाजिम है कि वो मिस्कीनों को खाना खिला दें, या फिर ये है कि मज़लूमों को रिहा कर दे, या फिर रमज़ान के रोज़े रख दे। इसमें 3 काम हमें बोले ना, तीनों में से कोई एक काम करना है। तो ये ऑफ कोर्स ये क्या है, ये चॉइस की फॉर्म में हमारे पास आएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज हमने बेसिकली हम इतने दिनों से जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो लीगल रूल्स हैं या फिर लीगल अहकाम है वो क्या होता है, वो बेसिकली हमसे कितने तरीके से डिमांड किया जाता है। हमें से 3 तरह से डिमांड किया जाता है, हुक्म की फॉर्म में, डिक्लेरेशन की फॉर्म में, या फिर चॉइस की फॉर्म में। आई होप आपको ये समझ आया होगा।